हेलो, लास्ट लेक्चर में अपना कैपेसिटर का फर्स्ट लेक्चर था और कैपेसिटर के फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको कराया था कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर। यानी लास्ट लेक्चर जो है हमने कंडक्टर की कैपेसिटी को ही पढ़ा था। कंडक्टर की कैपेसिटी यानी क्या, एक कंडक्टर कितना मैक्सिमम से मैक्सिमम चार्ज होल्ड कर सकता है। तो अगर आप पीछे पलट कर देखोगे तो ये पूरा की पूरा मैथमेटिकल है, ठीक है। और इसमें आपको जो मैंने बताया था कि चार्ज स्टोर ऑन द कंडक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, C इंटू वी। तो कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर C इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाई वी। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज एंड इंडिपेंडेंट ऑफ पोटेंशियल ऑन इट। इट डिपेंड अपॉन शेप, साइज एंड द डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ठीक है। फिर उसके बाद में मैंने आपको जो मेन इंपॉर्टेंट बात बताई थी वो ये बताई थी कि एक स्फीयर की कैपेसिटी किसके बराबर होती है। तो कैपेसिटी ऑफ स्फीयर होता है आइदर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर या जस्ट आर, ठीक है। इसमें हम लोगों ने ये देखा था कि कैपेसिटी जो है उसकी यूनिट क्या होती है, फैरेड होती है, FARAD फैरेड होती है। और फैरेड एक बहुत बड़ी यूनिट है। वो मैंने किस तरह से बताया था कि अर्थ की कैपेसिटी जो है वो क्या है, जस्ट 0.711 इंटू 10⁻³ फैरेड। तो कैपेसिटी ऑफ अर्थ इतनी बड़ी होने के बाद भी कैपेसिटी जो है वो 10⁻⁴ फैरेड की ऑर्डर की है। उसका कारण क्या है कि फैरेड एक बड़ी यूनिट है। तो नॉर्मली आपको जो ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं उनकी कैपेसिटी जो है माइक्रोफैरेड, नैनोफैरेड वगैरह में आती है। फिर उसके बाद में अपन लोगों ने करा था एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट, और उसमें ये था कि अगर दो कंडक्टर्स को अगर हम क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो उसका कॉमन पोटेंशियल आया था C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। और उसके साथ साथ में हमने इसके पहले कंसेप्ट पढ़ा था कि एनर्जी स्टोर्ड इन ए चार्ज कंडक्टर हाफ CV² हाफ Q² बाई C हाफ Q इंटू V होता है। तो ये एनर्जी स्टोर्ड इन ए चार्ज कंडक्टर आ गया, समझ में आ रहा है। अब उसके बाद में एक और था लॉस ऑफ एनर्जी। तो लॉस ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू फार्मूला था हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये वाला पार्ट जो है वो यहाँ तक अपन ने कंप्लीट करा था। उसके बाद में मैंने आपको दो क्वेश्चंस जो है वो दिए थे, ठीक है। वो दोनों क्वेश्चंस को अभी अपन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 था कि अगर एक कंडक्टर है ना, एक कंडक्टर है, इसको हमें Q चार्ज प्रोवाइड करना है, करेक्ट। क्वेश्चन ये था कि वर्क डन इन प्रोवाइडिंग फर्स्ट Q/2 चार्ज is W1. Find work done in providing next Q/2 चार्ज। ओके, तो फर्स्ट Q/2 चार्ज को देने में वर्क डन करना पड़ेगा, डेफिनेटली करना पड़ेगा। तुम बोलोगे कि सर आपने जब डेरिवेशन बताया था पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड में, तो उसमें आपने कहा था कि फर्स्ट dq चार्ज को देने में वर्क डन 0 होगा। लेकिन यहाँ पर फर्स्ट जो Q/2 चार्ज है उसको देने में वर्क डन फर्स्ट Q/2 का मतलब 0 से Q/2 तक करने में वो वर्क डन जो होगा वो एनर्जी स्टोर इन ए कंडक्टर के बराबर होगा। क्योंकि यहाँ पर ये Q/2 एज स्मॉल एज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो मैंने डेरिवेशन बताया था उसमें कहा था कि dq इज एज स्मॉल एज पॉसिबल। तो ये फर्स्ट Q/2 चार्ज को देने में वर्क डन क्या आएगा, हाफ, फॉर्मूला कौन सा लगाना प्रीफर करूंगा, Q² यानी Q/2 का स्क्वायर अपॉन C। आया समझ में। इट विल बी व्हाट, 1/8 Q² बाय C। अब उसके बाद में नेक्स्ट Q/2 देने में वर्क डन W2 है, लेकिन हम नेक्स्ट के लिए नहीं कर सकते। 0 से Q तक देने में वर्क डन जो होता है उसमें एनर्जी स्टोर्ड के बराबर होता है। तो
तो इसीलिए नेक्स्ट Q/2 करने के बजाय टोटल Q देने में वर्क डन निकाल लो, और टोटल Q देने में वर्क डन क्या होगा, W1 प्लस W2 होगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट Q/2 देने में वर्क डन है W1, नेक्स्ट Q/2 देने में वर्क डन है W2, तो टोटल Q देने में वर्क डन क्या होगा, W1 प्लस W2, और वह किसके बराबर होगा, हाफ Q²/C, है ना। अब मेरे को W1 प्लस W2 इज इक्वल टू क्या मिलता है, Q²/2C, और Q²/2C की वैल्यू जो आएगी ना वो क्या आएगी, 4W1, वो क्या आएगी 4W1। तो W2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, 3W1, यह आ जाएगा W2 इज इक्वल टू 3W1। तो लास्ट टाइम जो मैंने क्वेश्चन दिया था उसमें आपसे W1 देकर W2 पूछा था, तो आंसर विल बी 3W1। कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन ये था कि दो कंडक्टर्स हैं, स्फेरिकल कंडक्टर है, एक की रेडियस 10 सेंटीमीटर है, इस पे 40 ESU चार्ज है, और दूसरे की रेडियस कितनी है, 30 सेंटीमीटर है, और इस पर 80 ESU चार्ज है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट चार्ज है। अगर हम इन दोनों को एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करते हैं, ये वायर से कनेक्ट कर दिया, तो आफ्टर कनेक्शन आपको पहला फाइंड करना है अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन, वायर से कितना चार्ज फ्लो हो। दूसरा आपको निकालना है कॉमन पोटेंशियल, और तीसरा आपको निकालना है लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी। ये क्वेश्चन इसलिए भी आप लोगों को करना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब आप ये क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ पर ये सोचना है कि दोनों की रेडियस 10 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर दी है, दोनों पे चार्ज ESU में है, और आपको पता है कि 1 कूलम इज इक्वल टू हाउ मेनी ESU, 3 × 10⁻9 ESU, ठीक है। लेकिन आपको उसको कूलम में मत करिए कन्वर्ट, आप इसको सॉल्व करिए काय में, CGS यूनिट, काय में सॉल्व करिए, CGS यूनिट, है ना। और CGS यूनिट ये कहती है कि पहले कैपेसिटर की कैपेसिटी कितनी है, 10 स्टेट कूलम, ठीक है। दूसरे कैपेसिटर की कैपेसिटी कितनी है, 30 स्टेट कूलम। तो पहले कंडक्टर की और दूसरे कंडक्टर की कैपेसिटीज़ जो है वो डायरेक्टली स्टेट फैरेड आएगा, स्टेट फैरेड आएगा, ओके। तो पहले और दूसरे की कैपेसिटीज़ जो है वो क्या आ गई, जो रेडियस है उसके बराबर होती है क्योंकि स्फेरिकल है। आपको यहाँ पे पहले ये निकालना चाहिए कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल के लिए फार्मूला होता है Q1 + Q2 अपॉन C1 + C2, और Q1 एंड Q2 कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस से चार्जेस क्या होते हैं, 40 + 80 अपॉन C1 + C2 यानी क्या, 10 + 30, यानी कितना होगा ये, 3 स्टेट वोल्ट, 3 स्टेट वोल्ट। ये क्या आ गया, कॉमन पोटेंशियल। और कॉमन पोटेंशियल अगर ये आता है तो आफ्टर कनेक्शन इन दोनों पर, आफ्टर कनेक्शन इस पर फाइनल चार्ज क्या आएगा बेटा, C1V, Q = CV फार्मूला है। कॉमन पोटेंशियल आ गए दोनों में, अब दोनों पे चार्जेस अगर हमें निकालना है तो कैपेसिटी तो अनअफेक्टेड रहेगी, तो पहले पे फाइनल चार्ज क्या हो जाएगा, C1 कितना था इसका, 10, और V कितना आया, 3, यानी कितना आएगा, 30 स्टेट कूलम, और दूसरे पे चार्ज कितना हो जाएगा, CV, यानी कितना, 30 × 3 दैट इज़ 90 स्टेट कूलम। इसका मतलब ये है कि ये जो 40 ESU है उसका क्या हो गया, 30 ESU हो गया। इसका मतलब चार्ज कितना फ्लो हुआ, चार्ज फ्लो कितना हुआ, 10 ESU। ESU बोलो या स्टेट कूलम बोलो एक ही बात है, 10 ESU चार्ज फ्लो हुआ फ्रॉम विच स्फीयर टू विच स्फीयर, स्मॉलर टू बिगर, है ना। दूसरी बात,
आपको लॉस ऑफ एनर्जी निकालना है। तो लॉस ऑफ एनर्जी के लिए फॉर्मूला क्या है, हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। V1 एंड V2 आर देयर इनिशियल पोटेंशियल्स। तो ये क्या होगा, हाफ C1 इज वॉट, C1 इज वॉट 10 इंटू 30 अपॉन 10 प्लस 30 इज 40। पहले का पोटेंशियल क्या होगा, V इज इक्वल टू क्या होगा, Q बाई सी, यानी क्या 40 अपॉन 10 माइनस दूसरे का पोटेंशियल यानी 80 बाय 30 का होल स्क्वायर। इतना आंसर अर्ग में आएगा। तो दिस इज़ द आंसर, ठीक है। इसको भी कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अभी हम लोग इसी के कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर के क्वेश्चंस कर रहे हैं, है ना। इसको इतना डिटेल में जितने प्रॉब्लम सॉल्व करोगे ना उतना तुम्हें फ़ायदा मिलेगा। क्यों? क्योंकि फिजिक्स जो है वो थ्योरी क्या बोलती है, Q इज इक्वल टू सी वी। थ्योरी क्या बोलती है, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कंडक्टर इज हाफ सी वी स्क्वायर हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी हाफ क्यू वी। थ्योरी क्या बोलती है, लॉस ऑफ एनर्जी ये है। थ्योरी क्या बोलती है, कॉमन पोटेंशियल ये है। लेकिन ये थ्योरी से अपने को फिजिक्स समझ में एक लेवल तक आता है। वो लेवल क्या हो सकता है, जो फार्मूला बेस्ड हो। जब हम और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो हमारा पास भी जो है अच्छा होता है, जो हमने पहले किया वो भी अच्छा होता है, और आगे का भी हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो इसीलिए प्रॉब्लम को अच्छे से रियलाइज़ करो। अभी यहाँ पर मेरा क्वेश्चन जो है नेक्स्ट बन रहे हैं। तो देखिए, मैं इसको एज ए कंसेप्ट बता रहा हूँ कि यहाँ पर एन ड्रॉप्स है, एन ड्रॉप्स है ऑफ रेडियस r each and having charge q each, ओके। जब हम इनको कंबाइन करके बिग ड्रॉप में कन्वर्ट कर देते हैं, छोटी छोटी बूंद को मिलाकर बड़ी ड्रॉप बनाई जाती है। तो ऐसे क्वेश्चंस हम लोगों ने कहाँ करे थे, विस्कोसिटी में करे थे, और उसमें टर्मिनल वेलोसिटी निकाली थी। अभी हम छोटी छोटी बूंद को मिलाकर बड़ी ड्रॉप बना रहे हैं। आप ये बताइए कि इसमें वर्क करना पड़ेगा कि एनर्जी रिलीज होगी। उल्टा बोल रहे, वर्क करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हर एक ड्रॉप पर चार्ज है, पॉजिटिव सेम चार्ज है। जब हम उनको पास में लाएंगे तो अपने को क्या करना पड़ेगा, कोई एक्सटर्नल एजेंट वर्क करेगा, और एक्सटर्नल एजेंट जो वर्क करेगा वो बड़ी ड्रॉप की एनर्जी को और ज़्यादा बड़ा बना देगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर क्या होगा, जब हम छोटी छोटी ड्रॉप्स को मिलाकर एक बड़ी ड्रॉप बनाते हैं तो क्या होगा, वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। और उसको अभी यहाँ पर आप देखोगे कि फाइनल एनर्जी ऑफ द बिग ड्रॉप इज ग्रेटर देन टोटल एनर्जी ऑफ एन स्मॉल ड्रॉप्स, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर अगर मैं ये लिया क्वेश्चन, इसका उल्टा क्वेश्चन भी बन जाएगा कि अगर हम एक बड़ी ड्रॉप को छोटी छोटी ड्रॉप्स में कन्वर्ट कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं एक बड़ी ड्रॉप को, तो उसमें क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। तो ये नीट के लायक क्वेश्चन हो गया, कंसेप्चुअल क्वेश्चन हो गया कि छोटी छोटी ड्रॉप को मिलाकर बड़ी ड्रॉप बनाएंगे तो व्हाट विल हैपन, वर्क इज रिक्वायर्ड। और बड़ी ड्रॉप को तोड़कर छोटी छोटी ड्रॉप्स में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। तो ये कंसेप्ट वाला पार्ट हो गया। अभी मेरे को यहाँ पर ये हो गया, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं क्वेश्चंस बनाता हूँ तो रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ बिग ड्रॉप अपॉन स्मॉल ड्रॉप ये पूछा जा सकता है। दूसरा, कैपेसिटी ऑफ वन बिग ड्रॉप अपॉन कैपेसिटी ऑफ वन स्मॉल ड्रॉप ये पूछा जा सकता है। तीसरा, पोटेंशियल ऑन वन बिग ड्रॉप अपॉन पोटेंशियल ऑफ वन स्मॉल ड्रॉप ये पूछा जा सकता है। चौथा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ वन बिग ड्रॉप अपॉन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ वन स्मॉल ड्रॉप पूछा जा सकता है। फिफ्थ, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द बिग ड्रॉप अपॉन सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ वन स्मॉल ड्रॉप पूछा जा सकता है। सिक्स्थ, वर्क डन
बाय एक्सटर्नल एजेंट, ये पूछा जा सकता है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसको 6 क्वेश्चंस में अपन ने कन्वर्ट कर दिया, 6 क्वेश्चंस बनते हैं। बहुत ही सिंपल है, ये कंसेप्ट में ही यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ। तो सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पर क्या सोचना पड़ेगा, सबसे पहले तो कैपिटल आर और स्मॉल आर में रिलेशन। तो वॉल्यूम ऑफ वन बिग ड्रॉप इज इक्वल टू एन इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉप। यहाँ से शुरू करेंगे। वॉल्यूम ऑफ वन बिग ड्रॉप क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉप क्या होगा, 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। तो ये वेरी वेल नोन है आपके पास में रिलेशन कि आर क्यूब इज इक्वल टू एन आर क्यूब, या कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, n टू द पावर 1/3। यह आ गई हमारी आंटी नंबर 1। ठीक है, अब उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा कैपेसिटी से रिलेटेड। तो कैपेसिटी ऑफ वन बिग ड्रॉप अपॉन कैपेसिटी ऑफ वन स्मॉल ड्रॉप। ठीक है, तुम बोलोगे सर कुछ नहीं है, कैपेसिटी ऑफ बिग ड्रॉप अपॉन कैपेसिटी ऑफ स्मॉल ड्रॉप, वन स्मॉल ड्रॉप। कैपेसिटी ऑफ बिग ड्रॉप क्या होगी, 4πε0 आर अपॉन 4πε0 स्मॉल आर। तो सर ये तो वही आ गया, कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर, एंड आंसर इज अगेन n टू द पावर 1/3। फिर उसके बाद में वो पूछ रहा है कि वॉल्यूम ऑफ पोटेंशियल ऑन बिग ड्रॉप। तो पोटेंशियल ऑन बिग ड्रॉप किसके बराबर होगा बेटा, k इंटू कैपिटल Q अपॉन कैपिटल R। कैपिटल Q की वैल्यू क्या होगी, n इंटू Q, क्योंकि चार्ज का कंजर्वेशन होता है। एक ड्रॉप पर चार्ज Q है, ऐसे 10 ड्रॉप को जोड़ेंगे तो टोटल चार्ज 10Q हो जाएगा। n ड्रॉप्स को जोड़ेंगे तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, n इंटू स्मॉल q अपॉन कैपिटल R। कैपिटल R को लिख सकता हूँ n टू द पावर 1/3 इंटू स्मॉल r। और वॉल्यूम ऑफ पोटेंशियल ऑफ वन स्मॉल ड्रॉप इज इक्वल टू क्या होगा, k स्मॉल q अपॉन स्मॉल r। तो यहाँ पे अभी मैंने इसी टर्म्स में लिख दिया कि कैलकुलेशंस बहुत इजी हो जाएंगे। जब मैं इसमें इसका डिवाइड करूँगा तो k/r से k/r कैंसिल हो जाएगा, एंड योर आंसर इज n टू द पावर 2/3। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है वो है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ बिग ड्रॉप अपॉन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ स्मॉल ड्रॉप है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला क्या है, k कैपिटल Q अपॉन r स्क्वायर। तो ये क्या होगा, k कैपिटल Q कैन बी रिटन एज n इंटू स्मॉल q अपॉन r स्क्वायर कैन बी रिटन एज n टू द पावर 2/3 इंटू स्मॉल r स्क्वायर। एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ वन स्मॉल ड्रॉप इज इक्वल टू क्या होगा, k स्मॉल q अपॉन r स्क्वायर। तो जब मैं इसका रेशो निकालता हूँ, बिग ड्रॉप अपॉन स्मॉल ड्रॉप की इंटेंसिटीज़ का रेशो, तो क्या आ रहा है, ये फैक्टर्स कैंसिल हो गए। तो इट इज़ n अपॉन n टू द पावर 2/3 म्हणजे n टू द पावर 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द सरफेस ऑफ बिग ड्रॉप अपॉन स्मॉल ड्रॉप। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए फॉर्मूला क्या होता है, Q अपॉन r स्क्वायर, है ना। और Q अपॉन r स्क्वायर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के भी प्रोपोर्शनल है। तो बेसिकली सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द बिग ड्रॉप अपॉन सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन स्मॉल ड्रॉप का रेशो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ बिग ड्रॉप अपॉन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ स्मॉल ड्रॉप लिखा जा सकता है। और उसकी वैल्यू क्या आएगी, वही आएगी n टू द पावर 1/3। अब लास्ट क्वेश्चन जो था वो था वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट। तो यहाँ पर इनिशियल एनर्जी ऑफ n स्मॉल ड्रॉप्स, ये क्या होगा, n टाइम्स ऑफ एनर्जी स्टोर इन वन स्मॉल ड्रॉप। ये जो छोटी छोटी बूंदें हैं उसकी इनिशियल एनर्जी क्या है, तो वो क्या होगा, देयर आर n ड्रॉप्स, n टाइम्स ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन वन स्मॉल ड्रॉप। अब इसमें एग्जैक्टली आपको जो इन्फॉर्मेशन दी है उसके हिसाब से आप Q एंड R दिए हैं, तो आप फार्मूला किसका यूज़ करेंगे, Q² बाई C वाला यूज़ कर लीजिए।
तो यहाँ पर ये क्या होगा, n इंटू वॉट, क्या फॉर्मूला यूज करोगे, हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी, यानी n इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन 2, सी की जगह क्या लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर। ये है इनिशियल एनर्जी ऑफ n स्मॉल ड्रॉप्स, और फाइनल एनर्जी ऑफ ड्रॉप्स क्या होगी, बिग ड्रॉप की एनर्जी वो क्या होगी, कैपिटल क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। कैपिटल क्यू का स्क्वायर का मतलब होगा n स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन 2c का मतलब होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर, कैपिटल आर। ठीक है, अब आपको वर्क डन निकालना था यहाँ पर, तो जब वर्क डन निकालना है तो मैं इतना पार्ट डिलीट कर देता हूँ, इसी में हो जाएगा मेरा। वर्क डन इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। फाइनल एनर्जी इज व्हाट, कैपिटल आर की जगह अगर मैं रख देता हूँ n स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट n टू द पावर 1/3 इंटू स्मॉल आर रख दिया कैपिटल आर की वैल्यू, माइनस n क्यू स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r, कॉमन बचेगा यहाँ पर n टू द पावर 2 अपॉन n टू द पावर 1/3 इज n टू द पावर 5/3 माइनस n। तो दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ वर्क डन। ओके, ये आपका आंसर है फाइनल वर्क डन का। ठीक, आप कॉपी कर लीजिए। उस क्वेश्चन में मैंने आपको क्वेश्चन ये दिया था कि छोटी छोटी ड्रॉप्स मिलकर बड़ी ड्रॉप बनाते हैं, तो इसमें बाकी सब रेशियोज जो है ना वो इजी हैं, क्योंकि अधिकतर आंसर तो बच्चे ये सोचेंगे कि n टू द पावर 1/3 लगा देंगे, है ना। लेकिन एकदम इम्प्रेशन में मत रखना, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन के आंसर्स क्या आए हैं n टू द पावर 1/3 एक्सेप्ट पोटेंशियल का। ठीक है, लेकिन आपको वर्क डन अगर निकालना है तो वर्क क्यों करना पड़ा ये मैंने बताया। और उसका रिवर्स क्वेश्चन आता है कि अगर हम एक ड्रॉप को कई स्मॉल स्मॉल ड्रॉप्स में कन्वर्ट करेंगे तो बेटा क्या मिलेगा तेरे को, एनर्जी रिलीज होगी। समझ में आया। सरफेस टेंशन में उल्टा होता था। सरफेस टेंशन में जब छोटी छोटी ड्रॉप मिलकर बड़ी ड्रॉप बनती थी तो क्या होती थी, एनर्जी रिलीज होती थी, क्योंकि वहाँ पे सरफेस एरिया क्या होता था, कम होता था। नाउ अब अगला कंसेप्ट जो है, अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है एक थीन spherical shell of radius capital R and thickness capital T। यहाँ पे कैपिटल T इज़ वेरी वेरी स्मॉलर देन कैपिटल R। ठीक है, एक थीन स्फेरिकल शेल है जिसकी रेडियस क्या है, कैपिटल R है एंड थिकनेस T है। मीन्स अगर आपको विजुअलाइज करना है तो यहाँ पर ये स्फेरिकल शेल बना दिया। इस स्फेरिकल शेल की जो रेडियस है वो कितनी है, R है, और उसकी थिकनेस यानी कि ये कितना है, T। ठीक है, a thin spherical shell of radius R and thickness T is charged up to potential V। इसको V पोटेंशियल तक मैंने चार्ज करा। Now we convert it into a स्फीयर। अब मैंने इसको मेल्ट करके काय में कन्वर्ट कर दिया है, एक स्फीयर में। ओके, देन फाइंड
देन फाइंड, उसको आइसोलेटेड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया है काय में, एक स्फीयर में। देन फाइंड वर्क डन इन दिस, उसमें वर्क डन निकालिए। अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन जो दिया था उसमें भी यही बताया था कि चार्जेस एक दूसरे के पास में आएंगे तो वर्क क्या होगा, रिक्वायर्ड होगा। और यहाँ पर भी अभी कुछ चीज़ें इनडायरेक्टली दी गई है। जैसे यहाँ पर ये कहा गया है कि इसको V पोटेंशियल तक चार्ज करा है, उस V पोटेंशियल तक चार्ज किया है तो उससे हमें कुछ निकलेगा और फिर बाद में हम उसको कन्वर्ट करेंगे काय में, एक ड्रॉप में, तो उसमें वर्क कितना होगा ये निकालना है। आप 2 मिनट का पॉज लेकर जो है ट्राई करिए। प्रॉब्लम से कंसेप्ट काफ़ी बिल्ट होते हैं। मैंने आपको कहा था कि थ्योरी मैंने बता दी, लेकिन थ्योरी के बाद में जब हम इसमें दिमाग लगाते हैं ना तो अपना दिमाग इम्प्रूव होता है। फिर वो इम्प्रूव दिमाग जो है वो तुम्हारा बाद में पैकेजेस में कन्वर्ट होता है। तो इसलिए अभी आप जो ये फाइट कर रहे हो क्वेश्चन से, ये फाइट जो है वो आप लोगों को जो फाइटर बनाती है उसके बाद में अलग अलग कंपनियां आपको उठाती, ठीक है। तो इसलिए अभी इस क्वेश्चन में हमें किस तरह से सॉल्व करना है, तो इस क्वेश्चन में हमारी थॉट प्रोसेस क्या हो सकती है। पहली बात तो ये हो सकती है, जैसा मैंने पिछले क्वेश्चन में सॉल्व करा था, कि इसका जो वॉल्यूम होगा, किसका, मटेरियल का, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल इज इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। इससे एक रिलेशन मिलेगा। यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, चूंकि इट इज शेल, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर सरफेस एरिया इंटू थिकनेस टी इज इक्वल टू क्या होगा, 4/3 पाई, लेट इट्स रेडियस इज स्मॉल आर, इसकी रेडियस क्या है, स्मॉल आर है, तो स्मॉल आर क्यूब। 4 पाई से 4 पाई कैंसल, तो स्मॉल आर इज व्हाट, 3 आर स्क्वायर टी होल रेज टू द पावर 1/3। ये हो गया मेरे पास में एक रिलेशन। दूसरा रिलेशन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे निकालना है वर्क डन। वर्क तब होगा डेफिनेटली जब इनिशियल एनर्जी कम होगी फाइनल एनर्जी से। तो इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी में भी रिलेशन मुझे निकालना है। अब एक बात यह है कि एनर्जी के लिए फॉर्मूला हमारे पास में बहुत है, या तो हाफ CV² लगाएं या हाफ Q²/C लगाएं या और एक और लगाएं, लेकिन यहाँ पर इस पे जो चार्ज होगा वही चार्ज इस पर होगा। क्यों, क्योंकि दैट कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो मुझे यहाँ पर इस पे चार्ज कितना है वो निकालना पड़ेगा। एंड मुझे क्या दिया है, पोटेंशियल दिया है। तो एक इन्फॉर्मेशन ये दी है कि पोटेंशियल ऑफ द शेल, पोटेंशियल ऑफ द शेल किसके बराबर आता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। तो चार्ज ऑन द ड्रॉप इज इक्वल टू क्या होगा, शेल के ऊपर चार्ज कितना होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट RV। ये आया चार्ज, एंड दैट विल बी द चार्ज ऑन दिस ऑल्सो, दैट विल बी चार्ज ऑन दिस ऑल्सो। आया समझ। सिंस ये स्फेरिकल है तो यहाँ पर मैं इनिशियल एनर्जी ऑफ द शेल निकाल रहा हूँ। तो शेल की इनिशियल एनर्जी क्या होगी, फॉर्मूला कौन सा लगाना प्रीफर करूँगा, हाफ CV² ही लगा देता हूँ। हाफ कैपेसिटी ऑफ द शेल कितना होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। कंडक्टर है, शेल हो या सॉलिड हो या हॉलो, कैपेसिटी यही होगी, इनटू V²। ठीक है, तो ये इनिशियल एनर्जी ऑफ द शेल आ गया, दैट इज व्हाट, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट RV²। एंड फाइनल एनर्जी ऑफ व्हाट, ड्रॉप। जब इसको मिलाकर एक ड्रॉप या स्फीयर में कन्वर्ट कर दिया तो उसकी फाइनल एनर्जी। इसमें चार्ज का कंजर्वेशन सेम होगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ, हाफ Q²/C, C ऑफ स्फीयर, हाफ Q का स्क्वायर। Q का स्क्वायर क्या होगा बेटा, 16 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर R² V² अपॉन C। C यानी कैपेसिटी, कैपेसिटी क्या होगी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r,
सो इट विल बी कैंसिल हो जाएगा, 8 से ये 2 बचेगा, पाई बचेगा, एप्सिलॉन नॉट बचेगा, कैपिटल आर स्क्वायर बचेगा, वी स्क्वायर बचेगा अपॉन स्मॉल आर. स्मॉल आर इज व्हाट, 3 r टू द पावर 2/3 ओके इंटू t टू द पावर 1/3, 3 टू द पावर 1/3 और आएगा. करेक्ट. तो वर्क डन विल बी व्हाट, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी. अब ये जो फाइनल एनर्जी और ये जो इनिशियल एनर्जी है, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर वी स्क्वायर कॉमन आ रहा है. बचेगा क्या, यहाँ पर r की पावर 1/3 बचेगा अपॉन 3 टू द पावर 1/3 इंटू टी टू द पावर 1/3. समझ में आया, -1 गॉट इट. तो ये है आपका आंसर आफ्टर कैलकुलेशन. क्वेश्चन जो है उसमें मैंने यही कहा था कि इंफॉर्मेशन जो है, सबसे पहला वाला जो क्वेश्चन था उसमें चार्जेस साफ साफ दिख रहे थे. यहाँ पर चार्जेस को मैंने पोटेंशियल की टर्म्स में दिया और फिर करा है. आप कॉपी करिए और एक और इससे अच्छा क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ नेक्स्ट. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो और अच्छा है ना. इसमें भी आप लोगों को थोड़ा सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा. तो क्वेश्चन ये है कि इन स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ रेडियस small r each are placed on a plate, conducting plate connected with a source maintaining a constant potential V on it. ओके मतलब ये कि एक प्लेट है और इस प्लेट पर क्या रखी है, n ड्रॉप्स रखी हैं जिनकी रेडियस क्या है, r है. और ये सभी को हम इस प्लेट पर एक कांस्टेंट पोटेंशियल v पर रखते हैं. यानी ईच ड्रॉप का पोटेंशियल भी क्या होगा, v होगा. इस ड्रॉप का पोटेंशियल भी क्या होगा, v होगा. ठीक. तो n छोटी छोटी ड्रॉप्स हैं, किसी एक प्लेट पर रखी है जिसको एक सोर्स से कनेक्ट करा है और वो सोर्स एक कांस्टेंट पोटेंशियल v को मेंटेन रखता है ना. कांस्टेंट पोटेंशियल कब मेंटेन रखेगा, जब किसी बैटरी का यूज़ करेगा, है ना. ड्यू टू अ बैटरी. नाउ दैट ड्रॉप्स कंबाइंड की जाती हैं टू फॉर्म अ बिग ड्रॉप. उन ड्रॉपों को मिलाकर एक बड़ी ड्रॉप बनाई जाती है. ठीक है. देन फाइंड, फर्स्ट है चार्ज फ्लोन फ्रॉम प्लेट टू ड्रॉप. ड्रॉप प्लेट से चार्ज कितना फ्लो हुआ ड्रॉप तक. एंड सेकंड, वर्क डन बाय एक्सटर्नल सोर्स, जो कि मैंने कहा अभी बैटरी है, उसने कितना वर्क किया. तो ये और एक्सटेंडेड फॉर्म में पिछले वाले क्वेश्चन में हमने एक ड्रॉप
शेल दिया था उसका पोटेंशियल V था, उस पर कुछ चार्ज लेकर फिर हमने चार्ज कांस्टेंट रखा था वहाँ पे। क्यों? क्योंकि वही शेल जो है वो कन्वर्ट हो गया था किसी ड्रॉप में, आइसोलेटेड। लेकिन यहाँ पर ये जो प्लेट है इसको कांस्टेंट पोटेंशियल किसी बैटरी के थ्रू रखते हैं, तो बैटरी क्या करेगी, जब छोटी छोटी ड्रॉप मिलकर बड़ी ड्रॉप में कन्वर्ट होगी तो हो सकता है कि कुछ चार्ज जो है वो बैटरी से यानी प्लेट से ड्रॉप्स की तरफ फ्लो होए। तो वही निकालना है कि कितना चार्ज फ्लो हुआ और वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना हुआ। ट्राई करिए। कंडक्टर, ये क्या आ रहा था, कंडक्टर, और कंडक्टर की कैपेसिटी क्या आई थी, Q/V। और ये कैपेसिटी जो है ना उसका मतलब होता है एबिलिटी टू होल्ड अ चार्ज एंड एनर्जी, है ना। ये कैपेसिटी बहुत स्मॉल आ रही थी, है ना। लेकिन डेली लाइफ में हमें ज़्यादा कैपेसिटी की ज़रूरत होती है। तो तुम बोलोगे सर साइज़ बढ़ा दो, शेप बढ़ा दो। अरे भैया, अर्थ की कैपेसिटी ही बहुत कम है। आया समझ में? तो मुझे एक कंडक्टर का मतलब हो गया कोई प्लेट हो गया, कोई बॉल हो गई, कोई सिलेंडर हो गया, है ना। अगर मैं छोटा सा तुम्हारे पेन के बराबर ये इसके बराबर एक कंडक्टर लेता हूँ तो इसकी कैपेसिटी क्या आती है, निग्लिजिबल, क्योंकि ये बहुत कम चार्ज होल्ड कर सकता है, ठीक है। और मुझे कैपेसिटर की बहुत ज़्यादा यानी ऐसी एनर्जी की ज़रूरत है कि जो इंस्टेंटेनियस मिले, है ना। तो एग्जैक्टली हम कंडक्टर से बनाते हैं किसको, कैपेसिटर को, या उसको बोलते हैं कंडेंसर को। तो कंडेंसर या कैपेसिटर क्या है, तो कंडेंसर या कैपेसिटर एक डिवाइस है जिससे हम किसी कंडक्टर की कैपेसिटी को, कंडक्टर की कैपेसिटी को एक डिजायरेबल अमाउंट तक इंक्रीज करते हैं विदाउट चेंजिंग इट्स शेप एंड साइज। सुन लो फिर वापस से, ये कंडक्टर हो गया, एक स्फीयर हो गया। इसकी कैपेसिटी कितनी होगी, बहुत ही तुच्छ होगी, एकदम जरा सी। एक प्लेट हो गई, इसकी कैपेसिटी क्या होगी, और कम होगी। एक कंडक्टर की कैपेसिटी क्या होती है, 8.86 इंटू 10⁻⁻12 इंटू रेडियस। यस और नो? क्यों? क्योंकि अच्छा, ये 4πε0 है ना, तो ये नहीं होगी, क्या होगी, 1/9 इंटू 10⁻9 इंटू r। रेडियस है कोई भी स्फीयर की 2 मीटर, 3 मीटर, 5 मीटर, यही लोगे ना आप। तो कैपेसिटी ऑफ दिस कंडक्टर की ऑर्डर क्या है, 10⁻⁻9 नैनो फैरेड की ऑर्डर में। तो इस कंडक्टर की या इस प्लेट की कैपेसिटी जो है ना वो क्या है, बहुत कम है। और हमें उस कंडक्टर की कैपेसिटी बढ़ानी है उसके शेप को और साइज़ को चेंज किए बिना। आया समझ में? उसके शेप और साइज़ को चेंज किए बिना। तो उस डिवाइस को बोलते हैं कैपेसिटर। कैपेसिटर का मतलब है एक कंडक्टर की यानी इसकी या इसकी कैपेसिटी को एक डिज़ायरेबल अमाउंट तक बढ़ा देना उसके शेप और साइज़ को चेंज किए बिना। आया समझ में? साहस तू चाहता होगा कि तेरी कैपेसिटी बढ़े और तू वैसा के वैसी रहे, है ना। आया समझ में? तो इसमें इसको हम परिवर्तित नहीं करते, इसको एज इट इज़ रखते हैं और इसकी कैपेसिटी डिज़ायरेबल अमाउंट तक बढ़ जाती है, ठीक है। तो फिर वापस से कंडक्टर
की कैपेसिटी को डिज़ायरेबल अमाउंट तक बढ़ाना विदाउट चेंजिंग इट्स शेप एंड साइज, उस डिवाइस का नाम क्या कहलाता है दोस्तों? कैपेसिटर। और कैपेसिटर जो है ना वो 3 टाइप के आपको पढ़ाए जाते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर एंड सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। लेकिन तुम लोग लकी हो कि पिछले 4 सालों से स्फेरिकल कैपेसिटर एंड सिलेंड्रिकल कैपेसिटर हट गया है, सिर्फ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ऐसे भी बोलने के लिए मैं बोल रहा हूँ, लेकिन पहले भी हम जब पढ़ाते थे तो 80% टाइम किस पे यूज़ करते थे? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो बच्चा जो है ना वो एक ही दिन का काम था या उससे आधे दिन का ही काम था। तो अभी मैंने क्या बताया? व्हाट इज़ कैपेसिटर? कैपेसिटर इज़ अ डिवाइस बाय विच वी कैन इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर विदाउट चेंजिंग इट्स शेप एंड साइज, है ना। अब कैसे करते हैं वो अगर हमने आगे ऐड कर दिया तो ये बात कंप्लीट होगी, है ना। तो उसको करने के लिए क्या करना पड़ता है? बाय ब्रिंगिंग एनी आइडेंटिकल अनचार्ज्ड earthed plate parallel to it। कैसे बढ़ाते हैं इस कंडक्टर की कैपेसिटी को? जब मैं इस कंडक्टर की कैपेसिटी को बढ़ाना चाहता हूं तो इसके बाजू में किसको ला दूंगा? इसके बाजू में किसको ला दूंगा? आइडेंटिकल प्लेट को, जो कि अर्ध। जब मैं इस स्फीयर की कैपेसिटी को बढ़ाना चाहता हूं तो इसके पास इसको सराउंडेड कर दूंगा, किससे? एक और स्फीयर से जो कि अर्ध, उससे बढ़ा। जब मैं इस साहस की कैपेसिटी को बढ़ाना चाहता हूं तो इसके पास में किसी अर्ध साहसी को लेकर आना पड़ा है ना। आया समझ में? तब तेरी कैपेसिटी बढ़ेगी और वो तेरी मम्मी हो सकती है ना, ठोक पीट के तेरे को पढ़ाएगी, तब जाकर तेरी कैपेसिटी क्या होगी? बढ़ेगी, है ना। उन्होंने हार गई मम्मी, ठीक है। आगे समझ में? तो कैपेसिटी बढ़ाने के लिए पास में कौन होना चाहिए? गर्लफ्रेंड नहीं, हाँ, नहीं तो तू बोलेगा कि पास में गर्लफ्रेंड होगी तो कैपेसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। चलो इसको कॉपी कर लीजिए। तो अब मुझे ये सिखाना है कि कैपेसिटी का मेज़रमेंट कैसे करते हैं, है ना। चलो इसके पहले मैं आपको एक नई चीज़ समझाता हूँ, है ना। थोड़ी सी जल्दी समझाने के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटी। ओके, इससे थोड़ा सा विजुअलाइज होगा और एक कंसेप्ट भी बिल्ट होते जाएंगे। ध्यान से समझना। देखो मैंने क्या कहा था, कैपेसिटर इज ए जर्नी। काय का? कंडक्टर को कैपेसिटर में कन्वर्ट करने का, यानी कंडेंसर में कन्वर्ट करने का। ध्यान से समझना पुत्र कि एक प्लेट में मार्केट से परचेस करी, ये प्लेट है। इस प्लेट का एरिया कितना है? एक तरफ का A। इस प्लेट को मैंने Q चार्ज दिया, तो Q चार्ज दोनों तरफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। दोनों तरफ चार्ज कितना आएगा? Q/2 एंड Q/2। इसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा? चूँकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो अवे फ्रॉम द चार्ज होगा, इस तरह से दोनों तरफ। और यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? वो होती है σ/ε0। और इसकी जगह सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना आता है? Q/2/A। यानी यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? Q/2A/ε। Q/2A/ε। तो यहाँ पर सराउंडिंग में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है और वो क्या होती है? Q/2A/ε0। ये मैंने 1-2 लेक्चर पहले आपको पढ़ाया था। अब इस कंडक्टर की कैपेसिटी, इस कंडक्टर की कैपेसिटी इज इक्वल टू क्या होगी? Q/पोटेंशियल ऑन इट। ये इस पर पोटेंशियल कितना है? VA, अगर ये प्लेट A है तो, ठीक है। अब इसके पास में हम क्या करते हैं? आइडेंटिकल अनचार्ज प्लेट लाते हैं। क्या लाते हैं?
ये प्लेट ए थी, ये प्लेट बी है, ये क्या हो गई, आइडेंटिकल अनचार्ज्ड प्लेट। जब मैं आइडेंटिकल अनचार्ज प्लेट लाता हूं तो यहां पर मैंने अभी कितने चार्ज बताया था, Q/2, यहाँ पर Q/2। आपको ऑलरेडी मैं सिखा चुका हूँ कि इनर प्लेट पर इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा -Q/2, बाहर क्या होगा +Q/2। तो जब इस प्लेट पर Q चार्ज था और इस प्लेट पर 0 चार्ज था तो Q/2 Q/2 -Q/2 Q/2 चार्ज आया। इसके कारण इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहा, वही रहा Q/2A∪0। क्यों? क्योंकि इन दोनों के कारण रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल एंड अपोजिट क्रिएट होती है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और इस रीजन में भी फील्ड ऐसे ही रहेगा, है ना। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि अभी यहाँ पर पोटेंशियल ऑन ए, इस पे जो चार्ज था पहले उसके कारण ही पोटेंशियल था, अभी यहाँ पर पोटेंशियल ऑन ए क्या हो गया, इसके पहले वाले चार्ज के कारण पोटेंशियल, लेकिन सराउंडिंग में जो चार्जेस है उसके कारण और पोटेंशियल। तो सराउंडिंग में नेगेटिव चार्ज के कारण इस पर पोटेंशियल कम होगा और पॉजिटिव चार्ज के कारण क्या होगा, पोटेंशियल बढ़ेगा। तो अभी यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, पहले वाला पोटेंशियल जो कि Q चार्ज के कारण है, माइनस पोटेंशियल ड्यू टू -Q/2 चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू +Q/2 चार्ज। ठीक है। अब यहाँ पर इसकी कैपेसिटी जो होगी वो क्या होगी, Q/VA'। ठीक है। तो पहले इस प्लेट की कैपेसिटी क्या थी, Q/VA, लेकिन अभी इस प्लेट की कैपेसिटी क्या हो गई, Q/VA'। इसमें जो ये -Q/2 के कारण पोटेंशियल जो कम हो रहा है ना, वो ज़्यादा अमाउंट में, और जो बढ़ रहा है वो कम अमाउंट में। तो इसलिए VA' की वैल्यू क्या हो गई, थोड़ी बहुत कम है VA से। VA' की वैल्यू थोड़ी बहुत कम है VA से। अब देखिए, अब यहाँ पर अगर मैं इसकी कैपेसिटी बढ़ाना चाहता था, इसका शेप और साइज चेंज नहीं करा, अब मैं यहाँ पर जो प्लेट ला रहा हूँ वो कैसी ला रहा हूँ, अर्थड ला रहा हूँ, अर्थिंग करी हुई प्लेट ला रहा हूँ। तो जब मैं ये अर्थिंग करी हुई प्लेट ला रहा हूँ, इस पे चार्ज कितना था, Q था, है ना। अब सारा के सारा Q चार्ज इसकी इनर प्लेट पर आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आएगा, इक्वल एंड अपोजिट, यानी यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पे -Q चार्ज आएगा। बाहर वाली प्लेट्स पर कितना होगा, 0 चार्ज होगा। तुम बोलोगे कि सर इसको समझाइए, तो मैं अभी समझाऊंगा इसको। ठीक है, ठीक है। अगर मेरे को समझाना है इसको तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये एक्सप्लेन करूँगा कि यहाँ पे Q चार्ज आ गया, यहाँ पे Q आ गया, यहाँ पर -Q+Q आ गया, और यहाँ पर Q आ गया। क्यों? क्योंकि मैं कंसेप्ट बता चुका हूँ आपको। वो क्या है, कि बाहर वाली प्लेट्स पर क्या चार्ज होते हैं, इक्वल, और अंदर वाली प्लेट पर क्या होते हैं, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होते हैं। ठीक है। अब सुनिए, यहाँ पर अगर हम इस Q की वैल्यू को निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हमारा टोटल आंसर क्या आता है, Q का 0 आता है। देखो, उसके लिए क्या होगा कि ये प्लेट A है, ये प्लेट B है, ओके, और आपको ये अर्थ है ना, तो इन्फिनिटी
पे भी पोटेंशियल जीरो है और यहाँ पर भी पोटेंशियल क्या है, जीरो है। तो इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में वर्क डन क्या आना चाहिए, जीरो। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, जीरो। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, जीरो, ठीक है। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों चार्जेस के कारण रहती है। क्यों? क्योंकि ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है, तो इस रीजन में इन दोनों चार्जेस के कारण इक्वल एंड अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड आती है। लेकिन इस चार्ज और इस चार्ज के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, है ना। अगर हम इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालेंगे, अगर ये क्यू क्यू चार्ज है तो क्या होगी पता है, क्यू अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, एंड दैट शुड बी जीरो। और वो जीरो तब होगी जब क्यू क्या आएगा, जीरो। तो इन शॉर्ट जब ये अर्थ हो जाता है ना, तो आउटर प्लेट्स पे चार्ज जीरो हो जाते हैं। ये एक पहले जो एक मैंने आपको सीरीज ऑफ क्वेश्चंस कराए थे ना, उसमें ही इन्वॉल्व होता है, लेकिन वहाँ पे नहीं बताया, अभी बता दिया। तो फिर वापिस से मैं अभी आपको क्या बता रहा था, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर में बेटा मैंने ये कहा था कि एक प्लेट है, उसकी कैपेसिटी क्या होगी, क्यू अपॉन पोटेंशियल ऑन दैट प्लेट। लेकिन अगर मैं उसके पास में कोई एक आइडेंटिकल प्लेट लाता हूँ जो कि अनचार्ज्ड है लेकिन अर्थ नहीं है, तो उस प्लेट के इनर सरफेस पर माइनस क्यू बाई टू, आउटर सरफेस पर प्लस क्यू बाई टू चार्ज आते हैं। ये माइनस क्यू बाई टू इस प्लेट के पोटेंशियल को कम करता है और ये प्लस क्यू बाई टू इस प्लेट के पोटेंशियल को बढ़ाता है। लेकिन माइनस उसके क्लोजर है, तो माइनस का इफेक्ट ज़्यादा होगा, यानी कम ज़्यादा होगा और ज़्यादा कम होगा। समझ में आ रहा है ना, आया समझ में? ये कम ज़्यादा होगा लेकिन ज़्यादा कम होगा, तो अल्टीमेटली कम होगा। समझ में आया? अब अगर मैं इसकी कैपेसिटी को एक डिज़ायरेबल अमाउंट तक बढ़ाना चाहता हूँ तो क्या करूँ, ये बढ़ाने वाली चीज़ ही नहीं रहे, ये बढ़ाने वाली चीज़ ही नहीं रहे। तो इसके लिए मैंने क्या करा, अब मैं आइडेंटिकल अनचार्ज्ड अर्थ प्लेट लेकर आया। तो जब आइडेंटिकल अनचार्ज अर्थ प्लेट लेकर आया तो यहाँ पर अभी आपको पहला कंसेप्ट क्या सिखाया कि ये चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा क्यों हो जाता है। आपको जब इसको क्यू चार्ज देंगे तो पहले क्यू बाई टू था, लेकिन अभी सारा के सारा चार्ज कहाँ पर आ जाता है, इनर सरफेस पर। यहाँ पर माइनस क्यू है ना, और यहाँ पर जीरो। यानी पिछली बार ये इस प्लेट पर चार्ज जीरो था, माइनस क्यू बाई टू प्लस क्यू बाई टू था। अब अर्थ से माइनस क्यू चार्ज इधर ट्रांसफर हो, ठीक। अब देखिए पोटेंशियल ऑन प्लेट ए, अब क्या होगा, वी ए डबल डैश, वो क्या होगा, वी ए माइनस वी माइनस क्यू। इस प्लेट पर पोटेंशियल माइनस इस माइनस क्यू के कारण यहाँ पे पोटेंशियल आया समझ में। तो अभी यहाँ पे कैपेसिटी क्या हो जाएगी, देखो प्लेट पर चार्ज तो क्यू है, लेकिन प्लेट पर जो पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा, वी ए माइनस वी माइनस क्यू। तो कैपेसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई वी। लेकिन उतने ही चार्ज पर जो कंडक्टर है उसकी कैपेसिटी से अब कैपेसिटी क्या हो गई, कम हो गई। उतने ही चार्ज पर जो पहले पोटेंशियल था वो वी ए था, उतने ही चार्ज पर अब जो पोटेंशियल है वो पहले से कम हो गया, तो कैपेसिटी क्या हो गई, बढ़ गई। समझ में आया? तो एक कैपेसिटर एक कंडक्टर की कैपेसिटी को कैसे बढ़ा देता है, उस कंडक्टर पर उतने ही गिवन चार्ज पर जो पोटेंशियल होता है वो कम हो जाता है। कैसे कम हो जाता है, उसके पास में ये एक कौन आ जाती है, आइडेंटिकल अर्थ प्लेट आती है, तो उसके कारण वो क्या कर देता है, उसका पोटेंशियल को कम कर देता है, क्योंकि इस पे अपोजिट चार्ज आने के कारण उसका वो पोटेंशियल को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। तो हाउ कैन वी इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर, बाय ब्रिंगिंग आइडेंटिकल अनचार्ज्ड अर्थ प्लेट, क्योंकि उसको लाने से उतने ही चार्ज के करस्पॉन्डिंग उस पर पोटेंशियल क्या हो गया, कम।
तो C डबल डैश डेफिनेटली क्या हो जाता है, C से बड़ा हो जाता है। तो दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। बाकी आपको समझ में आ गया, कर लीजिए कॉपी।